आज के वक्त में बर्थडे हो या फिर कोई दूसरा आयोजन, केक काटने की परंपरा चल पड़ी है और ये एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रिचुअल हो गया है। बाजार में एक से बढ़कर एक केक मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं आकर्षक रंगों के पीछे कैंसर जैसी बीमारी भी छुपी हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर्नाटक FDA की ताजा जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये बड़े पसंद किए जाते हैं ये केक, लेकिन इसी तरह के केक्स और बाकी कम से कम 12 तरह के केक्स में FDA की जांच में पता चला है कि 12 अलग अलग तरह के कैंसर वाले तत्व मिले हैं। आज हम केक में छिपे इस जानलेवा खतरे का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे रंग बिरंगी मिठास आपकी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। केक खाते समय क्या आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं? कर्नाटक के फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी विभाग ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बेंगलुरु की कई बेकरी में बनाए जा रहे केक में कैंसरकारी तत्व पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे फेमस केक भी शामिल हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। कई बेकरी से लिए गए केक के सैंपल्स की जांच में पाया गया कि 12 प्रकार के केक में ऐसे रसायन मिले हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। इन रसायनों में ओलूरा रेड, सनसेट येलो, FCF, पोन्सोफोर-R, टाट्राजीन और कार्मोइसिन शामिल हैं। ये सभी कृत्रिम रंग होते हैं जो न केवल कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, बल्कि कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी कारण बन सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि जो भी बेकरी या रेस्तरां इस तरह के खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल की शुरुआत में सरकार ने रोडामाइन B के इस्तेमाल पर बैन भी लगाया था। अगर कोई इसका इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कपड़ों को कलर करने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिकारियों को पता चला कि वहां इसका इस्तेमाल गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसी चीजों में हो रहा था, ताकि इसका रंग ज्यादा आकर्षक लगे। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के मुताबिक कॉटन कैंडी और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। गोभी मंचूरियन जैसी डिश में तो ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी तरह केक में भी आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल स्टैंडर्ड से ज्यादा होना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट ने केक प्रेमियों में चिंता पैदा कर दी है। लोग इस बात से परेशान हैं कि जो केक दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, उसमें इस्तेमाल होने वाले रंग हमारी सेहत के लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन रंगों को बार बार खाने से कैंसर, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव असर डाल सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कर्नाटक फूड सेफ्टी और क्वालिटी विभाग ने बेकरी मालिकों से कहा है कि वो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के नियमों का पालन करें और सेफ इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आप केक खाना पसंद करते हैं तो बेहतर होगा कि आप बेकरी से सीधे पूछें कि क्या उनके केक में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया है। अगर केक में आर्टिफिशियल कलर है तो उसे खाने से बचें, क्योंकि कलरफुल केक आपको बहुत बीमार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर देशपांडे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं महेश झगड़े सर, जो कि पूर्व FDA कमिश्नर महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं अलका दुबे, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं मेडिकल एंड हेल्थ टॉक्सिक लिंक की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर देशपांडे, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर, और इनके बारीकियों पे हम बाद में जाएंगे कि कितना बड़ा ये खतरा है और उसका दायरा कहाँ कहाँ तक है। लेकिन ये सारे जो कुछ प्रतिबंधित और कुछ डेंजरस, हैजार्डस ये जो केमिकल्स हैं हमारे केक्स में, बेकरी आइटम्स में, दूसरे चीज़ों में, ये सर क्या वाकई में एक इंसान को कैंसर तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने जो टॉपिक जो चूज़ किया है आज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, इंसान जो है, जो हम जो खाते हैं उसी से हम बनते हैं। तो जो आप अंदर डालेंगे, जो खाएंगे, जो डाइजेस्ट करेंगे, उसी से तो अपना देह बनता है। और जाहिर है कि गलत चीज़ खाने से
देह भी गलत बन सकता है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। जैसे कि ये जो आपने हेडलाइन की चीज़ बोली है कि गलत चीज़ों का जो इस्तेमाल हो रहा है, केक में कहिए या कोई भी खाने वाली चीज़ें कहिए, प्रिजर्वेटिव्स कहिए, जो डाइज कहिए, तो इनका इस्तेमाल आजकल बहुत ही बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, इंसान चमकीली चीज़ें, रंगीली चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है। और हमारे बच्चे स्पेशली, जो अच्छी चीज़ होगी शोरूम में रखी होगी, लाल रंग की होगी या नीली रंग की होगी, पीली रंग की होगी, तो उनके आँख में जल्दी आ जाती है और वो हट करके बैठते हैं कि नहीं, मुझे यही खाना है, यही केक खाना है। अभी आप देखिए, ये ब्लैक फॉरेस्ट कहिए या वेलवेट कहिए, ये सारी एकदम प्रिफर्ड काइंड ऑफ स्वीट्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, हर किसी बड़े पार्टी में ये सर्व होते हैं। और इसका जो स्पेशलिटी होती है कि जितना ज़्यादा अच्छा कलर हो उतना ज़्यादा अच्छी ऐसी समझी जाती है, जो होती नहीं है। तो ये जो डाइज वगैरह है, जो हमारी जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है, इन्होंने बहुत पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, और जो ओवर क्वांटिटी में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो अपने बदन में जाते हैं, जाहिर है कि डाइजेस्टर के अंदर चले जाएंगे, वो अपने सेल्स के ऊपर डीएनए अल्टर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जैसे कि एक पेशी जो डबल होती है, ये प्रक्रिया पे इसका असर आएगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा। तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, लेकिन बहुत ही सारे अलग अलग किस्म की बीमारियां हमें हो सकती है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जो खा रहे हैं, जो लगता है कि हमें बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, उसी के कारण हम इससे फंस रहे हैं। ऐसे प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो एक छोटे कीड़े को फंसाने के लिए अलग अलग फूल जो होते हैं, वो भी बहुत सारे कलर्स होते हैं उनके, और वो फंसा के वो खा जाती है उसको। फिशेस अगर आप देखेंगे तो अलग अलग किस्म के फिशेस गलत छोटे छोटे फिशेस को लुभाने के लिए अपने कलर बदल देते हैं। शायद ये खाना भी इसी तरह का होता है कि अच्छे अच्छे कलर लगा के जो केक मेकर्स वगैरह होते हैं, इनका सेल बढ़ाते हैं। जाहिर है कि उनका जानबूझ के आपको हार्म करने के लिए वो शायद करते नहीं, लेकिन एक तो क्या है कि उनका इग्नोरेंस होता है, कि उनको जानकारी नहीं होती कि कितना, क्योंकि जाहिर है कि ये केक शायद उनको खुद भी खाते होंगे या उनकी फैमिलीज खाती होगी, तो उससे भी उनका नुकसान होता रहेगा। दूसरी बात ऐसी है कि जो रेगुलेशंस है, लॉज है, डॉक्टर देशपांडे, आपने इतनी बड़ी आयरनी को उजागर कर दिया। एक्चुअली आप देखिए, ठीक कह रहे हैं सर, कि जो लोग इन केक्स में मिलावट कर रहे हैं, इन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कलर्स की, उनको ही नहीं पता कि हम मिलाकर इसमें कितना बड़ा पाप कर रहे हैं या कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद इन केमिकल्स के जो हैजार्डस इंपैक्ट्स हैं उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे क्रिस्टल क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पेपर तो जरूर हैं। झगड़े सर हमको बताएंगे। झगड़े सर, इन पेपर तो बहुत सारे रूल्स हैं, पूरा का पूरा लॉ है इस पर। फसाई फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, और भी हैं जो ये कहते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में इन केमिकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और कुछ को बैन भी किया गया है। लेकिन उसका एनफोर्समेंट, ये पूरी कहानी आपको कहां कहां कमियां उजागर करती है सर? दीपक, ऐसा है कि हमेशा के जैसे आज भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और वो डायरेक्टली पब्लिक के सेहत के ऊपर असर करता है। और वो भी कैसे कि जो खुद चीजें खरीद लेते हैं, यानी कुछ जो बीमारियां हैं कुछ खरीद लेते हैं, उनमें से एक है अभी जो इन्होंने कर्नाटका फूड सेफ्टी कमिश्नर ने जो पाया है उनके तहकीकात में, कि कुछ केमिकल्स पाए गए कि जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, और कुछ होते हैं जैसे डॉक्टर देशपांडे ने जो बताया, उसमें ये चीजें जो होती है वो क्या करेगी किसी को भी मालूम नहीं। ऐसी भी कुछ बीमारियां उसमें हो सकती है जो हमें अभी तक मालूम भी नहीं है। अभी ये सब समझने के लिए बहुत पहले से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करके एक बॉडी बनाई है, और फूड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये बहुत पहले से पूरे दुनिया के लेवल पे किया। और हम वो सभी हमारे जो कानून है 2006 का जिसका आपने जिक्र किया, और 2011 से उसके नियमन और नियम बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए, उसमें क्या नहीं होना है
क्या होना है थोड़ी देर के लिए हम बाजू में रखते हैं, क्या नहीं होना है, जिसमें एडिटिव्स आते हैं, ऐसे केमिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जो सेहत डायरेक्टली सेहत के ऊपर प्रभाव करती है, उसमें से बीमारियां होती है, और जो ना मालूम है ऐसे कुछ चीजें को पैदा करती है। ये इसमें वो दिया तो सही है, कितनी मात्रा में होना है कितनी मात्रा में नहीं होना है वो सब दिया है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सही तो उधर तो टेस्टिंग भी होता होगा या नहीं होता होगा, वो उसके देखने के लिए कोई तो उनकी ऑफिशियल मशीनरी है, लेबोरेटरीज है। लेकिन छोटे छोटे जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आपने जिसका जिक्र किया कि फॉरेस्ट ये वो ब्लैक फॉरेस्ट ऑल दिस थिंग्स, ये जो है इसके ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर एक जो बैच है वो वहां जाके कोई चेक नहीं करेगा और उसमें क्या डालते हैं। अभी डालने के लिए क्या है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनका सेल बढ़ाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए जो है सब किया जाता है। इसके लिए कानून क्या कहता है कि वहां का जो रेगुलेटर है यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी कमिश्नर है स्टेट का, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जो भी कोई ऐसा करेगा उसके लिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नंबर वन। दूसरा चीज ऐसा है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए उनको सेंसिटाइज करने के लिए हर एक तालुका लेवल ब्लॉक लेवल के ऊपर या सब जगह पे उनको सेंसिटाइजिंग के कैंप्स लगाने पड़ेंगे और उनको एनेबल करना पड़ेगा कि ऐसी चीजें मत कीजिए, अगर ऐसा किया तो सेहत के ऊपर ऐसा होता है और आपको ये ऐसे इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों में खामियां है। एक तो ऐसे बहुत सारे वो सैंपल्स नहीं निकाले जाते। अभी जब सैंपल्स निकालते हैं तो सैंपल्स में जब वो कुछ ऐसा गलत पाया जाता है तो उसके लिए महीनों चले जाते हैं और उसमें से कुछ वो बैच तो कंज्यूम हुई होती है। और एक चीज ऐसी कि अगर ऐसा कुछ गलत पाया तो उसको रिकॉल करना पड़ता है, उसके लिए रूल्स बने हैं कि फूड प्रोडक्ट गलत रहे तो वो रिकॉल करना है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा फूड रिकॉल कहीं किया है। बहरहाल एक चीज सही है कि सब कुछ है, लेकिन हमारी जो मशीनरी है, ऑफिशियल मशीनरी है, जो फसाई से लेके फूड सेफ्टी कमिश्नर तक आती है नीचे के लेवल तक, ये पूरे ऐसे है कि हमें क्या, हमारा क्या लेना देना है। करेक्ट सर। कभी कभी तो ऐसे सब सैंपल्स में मिल जाता है तो लोगों के सामने लाता है कि ऐसे सब आता है। मुझे लगता है कि खिलवाड़ है और जो कानून बनाया है उसके लिए ऑफिशियल मशीनरी बनाई है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं ओपनिंग रिमार्क अलका जी का पहले फटाफट से ले लूं। पूछना मुझे आपसे ये है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, ये जो अल्यूरा रेड, सनसेट येलो FCF और ये पॉन्सॉफ 4R और टाट्रेजिन, ये जो पाए गए हैं, इसमें शायद टाट्रेजिन नहीं है लेकिन ये 3 तो हैं, क्या ये इस एक्ट के तहत परमिटेड हैं इनका इस्तेमाल करना? मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि अगर ये ऑलरेडी परमिटेड हैं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत, तो शायद इसीलिए ये वाइडली अवेलेबल है मार्केट में और इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल तो ये है कि ये दिक्कत की जड़ कहां है? अगर इनकी परमिशन बिल्कुल नहीं है, ये बैंड है, तब तो फिर इस्तेमाल इनका नहीं होना चाहिए। अलका, थोड़ा आप बता पाएंगी क्या इस विषय में? और दूसरा, ये जो केमिकल्स मिले, इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, ये जो भी केमिकल्स अभी पहले तो मैं कर्नाटका FDA को बधाई देती हूँ। इस तरह के मॉनिटरिंग और ज़्यादा होनी चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता आए और इस तरह के मुद्दे में लोगों को जानकारी मिले। जो भी केमिकल्स के नाम आपने लिए हैं, ये सारे एक्ट रेगुलेशन 2011 के तहत बैन हैं। ये सारे ही केमिकल्स रेस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं फूड आइटम्स के लिए, लेकिन ये अलाउड है आपके डाइंग, आप कपड़े है, आपका पेपर है, लेदर है, इस तरह की इंडस्ट्रीज में इन केमिकल्स को अलाउ किया गया है। ये बिल्कुल भी खाने के उपयोग में नहीं लाना चाहिए और हमारे यहाँ कानून भी है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरर्स को जो फूड आइटम्स बनाते हैं, इन्हें या तो जागरूकता नहीं होती है कि हमें इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ही आसानी से कम दाम में मिलते हैं। हमारा जो FSSAI का रेगुलेशन है उसमें जो भी खाने के उपयोग में लाने वाले कलर हैं जो अलाउ किए गए हैं, मोस्टली वो नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं। जैसे आपका गेंदे का फूल हो गया, आपके हल्दी हो गई, इस तरह के नेचुरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। और सिर्फ 8 हैं जो सिंथेटिक कलर परमिशन दिए गए हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जितने भी अलाउ किए गए हैं, इनका भी एक लिमिट दिया गया है। 100 ppm से ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही वो ऑर्गेनिक हो या फिर नेचुरल मटेरियल से बनाए गए हों। तो FSSAI का रेगुलेशन तो है, दिक्कत ये है कि किसी दूसरे
चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसको कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम टेक्सटाइल के डाइंग के लिए कोई केमिकल यूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसी में ही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका खाने के उपयोग में नहीं लेके आना चाहिए। इसके बारे में जागरूकता लाने की सख्त जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए, अब आप देखिए, एक चीज़ आपने बोली, एफडीए कर्नाटक की तारीफ तो वाकई में कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। बट हमारा सवाल ये है कि ये जो रिस्क हैं इस तरह के खाने पीने की चीज़ों में, हजार्डस जो ये केमिकल्स पाए जाते हैं, ये जो रिस्क हैं, ये इतनी देर में, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कब से हैं? क्या हम उतने सैंपल साइज ले पा रहे हैं? इसमें 235 सैंपल लिए गए हैं। अब आप सोचिए 235 सैंपल क्या ये पर्याप्त होंगे? पहला ये मेरा सवाल है। आई विश के अथॉरिटीज़ के पास इतनी क्षमता है कि वो इससे ज़्यादा सैंपल्स उठा सके, इससे ज़्यादा खाद्य पदार्थों का चेक कर सके, क्योंकि ये बताता है कि ये वाइडली स्प्रेडेड सारी चीज़ें बड़ी प्रचलित मात्रा में हैं, ये जगह जगह होंगी, इनमें खतरे शायद और भी होंगे। तो क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? और क्या ये पूरी की पूरी कार्रवाई रिएक्टिव ज़्यादा है ना कि प्रोएक्टिव? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल जब उठने लगे तो कुछ कुछ इलाकों में वहाँ की एजेंसीज जाग जाती हैं, कुछ अच्छे ऑफिसर्स होते हैं वो जाग जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हमने देखा है कि रिएक्टिव होती है। जब शिकायतें आनी लग जाती हैं, वो प्रोएक्टिव होके, और पूरे देश में इस तरह के कैंपेन्स कब चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो केक से क्या कैंसर का खतरा है, ये हम नहीं कह रहे, ये चेतावनी एक तरह से एफडीए कर्नाटक की एक जांच के बाद उभर कर सामने आई है, जिसमें रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट, इस तरह के केक्स में जो सैंपल लिए गए हैं उनमें खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। तो सावधान हो जाने का वक्त आ गया है, लेकिन सावधान के साथ साथ ये वक्त कुछ सवाल उठाने का भी है, और वो सबसे हमारे सवाल हैं एजेंसीज, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, सब जगह, क्योंकि एक आम लोगों की हेल्थ की बात है। डॉक्टर देशपांडे, जैसा हम कह रहे थे, और हमें अंदेशा ये है, जितना मैं उसको पढ़ पा रहा था, हमें ऐसा लगता है अंदेशा अभी ये है कि सिर्फ केक ही क्यों, न जाने कितने ऐसे खाने पीने के उत्पाद हैं जो बड़े चमकीले से नज़र आते हैं। केक्स एंड पेस्ट्रीज तो हैं ही, आप आइसक्रीम ले लीजिए, फ्रोज़न डेजर्ट्स जितने हैं उनको ले लीजिए, ये जो कैंडीज़ आती हैं, स्वीट्स आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, जेलीज, जैम्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, यहाँ तक कि कुछ स्नैक्स भी जो पैकेज चिप्स और नूडल्स हैं, उनको भी थोड़ा सा चमक धमक वाला रंग देने के लिए। इसका मतलब ये है कि वहाँ तक भी बात शायद गई होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है सर, ये कितने बड़े व्यापक तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है, और इस पे अब क्या करना चाहिए पॉलिसी लेवल पे? देखिए, बहुत बार ऐसे कहने की ज़रूरत नज़र आती है कि ये दाल में कुछ काला नहीं, लेकिन ये पूरी दाल ही काली है। आप देखिए, सारे जो खाने की चीज़ें वहाँ पे मिलावट हो सकती है। केक कहिए, चॉकलेट्स कहिए, आप टोमेटो सॉस कहिए, आजकल तो टोमेटो सॉस एक टोमेटो के बिना भी बनता है, केमिकल्स वगैरह डाल के, बहुत चीपली अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो जो आपके रोटी के साथ या खाने के साथ जो टोमेटो सॉस मिलेगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि एक भी टमाटो उसमें होगा, और सारी केमिकल्स होगी इसमें। जैसे ये केक की बात वगैरह चल रही है, मीट की बात चल रही है, मीट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो होते हैं, जो मिलावटी चीज़ें होती है, जो रंग होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होती है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देह को बर्बाद कर सकती है। बर्बाद ऐसे करेगी कि एक तो या तो इमीडिएट इफेक्ट होगा, अल्सरेशन होगा, हाइपर एसिडिटी बढ़ेगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा, डीएनए डैमेज अगर हो गया तो कैंसर भी हो सकता है बहुत दिन के बाद। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक क्या है कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि जो हर चीज़ जो चमकती है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये जहाँ खाना है वो रिलायबल प्लेसेस पे ही खाना चाहिए, और इसमें भी आप कंफर्म कर लेना चाहिए। सेकेंडली क्या है कि जो इसमें इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए,
खासकर तो उनको दूर रखना चाहिए ऐसी चीज़ों से। तीसरी बात, जो मैन्युफैक्चरर है या जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको भी पब्लिक एजुकेशन देना चाहिए और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बिल्कुल, रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। झगड़े सर, रूल्स कैसे स्ट्रिक्ट होंगे अगर कंपनीज को पेनल्टीज का डर ही नहीं है? मतलब कितने सारे शोज तो हमने आपके साथ कर दिए सर, लगातार साफ लग रहा है कि पूरी की पूरे फूड सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री में नॉन कंप्लायंस हावी है। और ये नॉन कंप्लायंस इतना खतरनाक है कि किसी को पेनल्टीज का डर ही नहीं है, क्योंकि ये पेनल्टी जो छोटी मोटी हम लगाते हैं वो उनके इस तरह के इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस को उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए रिपीटेडली जारी है। ऐसा लगता तो है सरकारें भी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो गाइडलाइंस लेकर आ गई, लेकिन कोई ऐसी ठोस पेनल्टीज हमें नहीं लगती सर। तो क्या आपको लगता है कि वक्त है कि कुछ नजीर पेश की जाए? मामले पकड़ में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनमें सजा क्या मिली, नजीर क्या पेश हुई, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर? दीपक, ऐसा है कि जैसे कि अभी जो उनके लिए कानून बने हैं, रूल्स है पनिशमेंट के लिए, मुझे लगता है कि मैं फूड सेफ्टी कमिश्नर रहा 3 साल के लिए, मुझे एडिक्वेट लगते हैं और किसी को नहीं लगेंगे शायद, मुझे एडिक्वेट लगते हैं। उसका इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं ऑफिशियल मशीनरी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो यूज करते हैं क्या नहीं है। जैसे कि अभी इसमें कोई जो अपने ये है पॉइजनस केमिकल्स है कि जो डाइज में यूज होते हैं, वो कलरिंग के लिए फूड में आते हैं, तो मैं ऐसी चीजों में वो लाइफ थ्रेटनिंग पॉइजन करके वो सेक्शंस लगाता था और वो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता था। ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होगी क्या नहीं। अभी जैसे कर्नाटक में हुआ तो ये तो थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने जैसा है कि वो आया सामने और दिखा, लेकिन ऐसा है कि ये क्यों आया, ये आना ही नहीं चाहिए। अभी ऐसा है कि मुझे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि कोई भी पॉइजनस या ऐसे जो तत्व है फूड में है तो जीरो टॉलरेंस। ये जो कानून ने जो दिया है, कानून की जो स्कीम है कि जो बाजार में आए, मार्केट में आना ही नहीं चाहिए ये सब चीजें जीरो टॉलरेंस वाली, उसके लिए लेबोरेटरीज है क्या, गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज है, शायद वो कम है, लेकिन कानून में ये प्रावधान किया है कि ऐसे एक्रेडिटेड प्राइवेट लेबोरेटरीज का भी वो इस्तेमाल करना चाहिए और वो उसके लिए कानून और रूल बनाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिया है कि अगर अपने को बार बार सैंपल्स उठाने हैं, कार्रवाई किया है कि नहीं है, मुझे लगता है कि कार्रवाई होती नहीं है। क्यों होती नहीं है? तो उनकी जो नेक्सस होता है फूड इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का और जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका नेक्सस है, और ये नेक्सस कहाँ तक है? तो फूड सेफ्टी का ऑफिसर से लेके फूड सेफ्टी कमिश्नर तक होता है। मुझे लगता है कि नेक्सस की वजह से कितने भी अच्छे रूल्स रहे, कितना भी अच्छा उसके लिए का प्रावधान रहे, तो भी जब तक ये जो मशीनरी है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अभी जैसे कर्नाटक में किया, उनका जो जहाँ पे ये तत्व पाए गए उस एरिया के फूड सेफ्टी के ऑफिसर के खिलाफ क्या किया गया? कानून तो कहता है कि वो मार्केट में नहीं आना चाहिए, तो मार्केट में आया कैसे? तो मार्केट आने के बाद उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, कानूनन जिम्मेवारी है, उनके लिए सैलरी देते हैं 24/7, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि हम ये पूरा 90% चीज के ध्यान देना चाहिए सर, गवर्नमेंट ने और समाज ने उसके ऊपर ध्यान देते नहीं, और ये लोगों के लिए पनिशमेंट क्या होती है। अभी पनिशमेंट जो होती है वो कितने जगहों पे होती है और क्या पनिशमेंट होती है? बहुत छोटे मोटे ऐसे उसमें पूरा ब्यौरा होता है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या करना है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ लगाएंगे। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे जब आपने बताया, आपने नजीर दी कि जब आप कमिश्नर थे तो आप जो अवेलेबल धाराएं और उनको इंप्रोवाइज करके कानून के दायरे के तहत उन धाराओं को भी इंप्रोवाइज किया जा सकता है अगर विवेक है अधिकारी में, तो उस विवेक का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। कई बार तो हमने ये भी देखा है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कई बार कुछ केसेस में तो उगाही के लिए, कमाई के लिए भी इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं ताकि थोड़ा सा डर बैठे, खौफ देखे और अंडर द टेबल। यस सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है और यही जड़ है। पूरे देश में ये जो अडल्ट्रेशन है, ये उगाही का ही मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अलका जी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? पॉलिसी लेवल पर क्या इंटरवेंशन होने चाहिए? आप लोग तो बहुत इस पे काम करते हैं, क्या मौजूदा कानून पर्याप्त हैं, मौजूदा एक्शंस पर्याप्त हैं या कुछ और करना होगा? देखिए, अगर मैं कानून उसमें जाऊं तो हमारे FSSAI के जो कानून हैं वो पर्याप्त हैं।
मुद्दा ये है कि आप उसको मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। जितना ज्यादा आप मॉनिटरिंग करेंगे, देखिए अगर मैं स्पेशली यहाँ पे केक और पेस्ट्रीज की बात करूँ, ये वो सेगमेंट है जो बिल्कुल भी अनरेगुलेटेड है, कोई भी बना सकता है, कोई पैक कर सकता है। अगर आप कानून में जाएंगे तो कानून क्या है, आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, आप उसको प्रॉपर लेबलिंग करना पड़ेगा, कहाँ बना है, किस दिन का उसका एक्सपायरी है, आप कब तक उसको खा सकते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये सब आपको कानून की तरफ से देना होता है। ये एक अलग होता है कि कंपनी कितना फॉलो करती है कि नहीं करती है। अगर वो फॉलो नहीं कर रही है, वो मॉनिटरिंग से ही सामने आ सकता है। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि अंडर द टेबल वाला इशू है, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी है। जितना ज्यादा मॉनिटरिंग होगा तभी इस तरह के मामले सामने आएंगे। हाँ, ये है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी इस तरह का उल्लंघन सामने आया है, उसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेना है। हमारे यहाँ एक और दिक्कत है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो अगर खाने के बारे में हम बात करते हैं, जो छोटे ठेले हैं जो इस तरह से घर में बनते हैं, स्पेशली बेकरी आइटम है, इनमें किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है। ये लोग किसी भी तरीके से बाउंडेड नहीं है कि आपको अपने आइटम में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये बिल्कुल ही, वो आजकल तो लोगों ने घर घर में केक बनाने सीख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक स्थितियां साफ नहीं होगी, और फसाई से आज हम कहते हैं इतने सारे केसेस आ गए हैं, क्यों नहीं आप एक रोबस्ट नेशन वाइड कैंपेन टू एजुकेट कंज्यूमर्स आप क्यों नहीं लॉन्च करते हैं? इस तरह की स्टैंड अलोन कार्रवाइयां होती हैं तो 2-4 दिन हेडलाइन बनती हैं, उसके बाद सब गायब। तो हमारी अपील है कि एक आंदोलन बने जनहित में। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। महेश झगड़े सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर देशपांडे, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, नमस्कार।